हे एवरीवन, इस वीडियो पे एक्सप्लेन और नमस्ते। आज हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1154 के बारे में। इसमें हमें काफी खतरनाक सीन सब देखने को मिल रहे हैं, जैसे रॉक डी जेपे का हमें देखने को मिल रहा है और उस बंदे ने लिटरली एक एडमिरल को मार दिया। अब तुम्हें पता ना भाई एडमिरल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको मारना मतलब एक नॉर्मल बंदा उसे मार नहीं सकता है, या कोई एम्परर भी उसको मार नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से, इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर फिर भी रॉक डी जेपे ने उसे मारा है और उसके साथ हमें पता चल रहा है रॉक डी जेपे का जो बेटा है और कोई नहीं, जो तुमने भी गेस कर ही लिया होगा, ब्लैक बियर्ड है। और ये सब हमें देखने को मिल रहा है। और इस वाले चैप्टर में हमें बिग मॉम भी देखने को मिल रही है, जो इस वाले चैप्टर को और भी मस्त बना देती है। और भी बहुत कुछ है इस वाले चैप्टर में, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आई एम नॉट गोना डाई और चैप्टर की स्टार्टिंग में ग्लिम्स देखने को मिल रहा है एल्बाफ का 63 ईयर पहले का, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है जो एल्बाफ है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसमें जितने सारे जायंट्स है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से पिट चुके हैं। आधे जायंट तो लिटरली काफी वाइप आउट हो चुके हैं और इसको ना कोई और ने नहीं कर रहा है, अपनी बिग मॉम ने कर रहा है। बिग मॉम वही प्राइम वाली बिग मॉम नहीं, जो यंग वाली बिग मॉम है, जो हमें एपिसोड में देखने को मिला था बहुत टाइम पे जब मोटी छोटी थी, तो वो वाली बिग मॉम ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग जायंट सबको तहस नहस में डाल दिया है। मतलब समझ रहे हो भाई उस टाइम की बिग मॉम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तब प्राइम की बिग मॉम कितनी अलग लेवल की स्ट्रॉन्ग होगी। अभी टाइम पे होश में भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से अपनी होश खो चुकी है, जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और लेटर तबाह कर रही है पूरी इलाके को। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है जो जाल के क्रू मेंबर थे और जो ओल्ड टाइम के जितने लोग थे वो सब हमें अभी टाइम पे अलाइव देखने को मिल रहे हैं, पर ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है जो वाटरफॉल बियर्ड ज्वेल था उसको बिग मॉम मार देती है, वो भी बहुत आसानी से, और यही बंदी आगे जाके कहलाती है बिग मॉम और 4 एम्परर बन जाती है। ये चीज यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने बता दिया, वैसे तुम्हें पता ही है ना। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है बिग मॉम के इंसिडेंट्स के बाद जो एल्बाफ का जो सीन चल रहा है वो बहुत ही खराब चल रहा है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी अलग ही तरीके से चल रहा है, कोई स्थिर नहीं है। कभी एक वायलेंट विंड आता है, मतलब तूफान टाइप का, सुनामी टाइप का, कभी पानी, मतलब कहीं फायर है, कभी पानी है, कहीं कुछ है, वो हवा तेज चल रही है, तो पूरा क्लाइमेट पूरा खराब हो चुका है वहाँ का, जिसकी वजह से जो फर्क पड़ता है कहाँ पड़ेगा सबसे ज्यादा, अनाज सब फर्क पड़ेगा। वो अनाज ही नहीं बना पाएंगे तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो भाई वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से लिटरली अभी के टाइम पे एल्बा पूरी तरीके से बेकार की कंडीशन में आ चुका है। क्या सीन शिफ्ट होकर हमें देखने को मिल रहा है ऐसा, जो अपनी बेड के कम्बल के अंदर सो रही है और गुस्सा कर रही है। ये सब उसकी वजह से हुआ है, और किसकी वजह से तुम्हें पता है, लोकी की वजह से हुआ है। ये सब उस किट के वजह से हुआ है, उसी किट का ये सारा फॉल्ट है, जिसकी वजह से इस कंट्री के लोगों को और जो कंट्री है उन सबको कर्स लग चुका है। भाई लिटरली इसने सारा गलती उस बच्चे पे डाल दिया, लोकी पे, जो लिटरली जब पैदा हुआ था तब से बेचारा मासूम सा आया, मतलब उससे छोटा सा बच्चा है, उस पे भी सब कुछ डाल दिया जा रहा है। उसकी साइड में एक ताऊ है जो बोलता है ये जरूरी नहीं है कि उस बच्चे की वजह से हो रहा है, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जिसके बाद हमें देखने को मिल रहा है ये लोकी है वो गेट को तोड़ के, भाई सच में छोटा सा बच्चा है पर तुम्हें पता है ना उसका हाइट कितना ज्यादा ही बड़ा है, वो बंदा गेट को तोड़ के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसकी माँ है और वो बंदा है वहाँ उसके अंदर आ जाता है। और जो उसकी माँ है भाई लिटरली उसका फेस देखो भाई, वो बंदी पूरी तरह चिढ़ चुकी है, वो गुस्से में है। अब मतलब कहती है भाई इसे यहाँ से ले जा, इस मॉन्स्टर को मेरे पास बिल्कुल भी नहीं ला। उसके बाद वो जो गार्ड वार्ड जितने सारे गार्ड थे वो उसे पकड़ लेते हैं और वहां से ले जाना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं लोकी तुम्हें अपनी माँ के कमरे में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद हमें सुनने को मिलता है जो उसकी माँ कहती है इस बीस्ट की आंख को फोड़ दो, इसकी वजह से ये आइलैंड कर्स में आ चुका है, इसी की वजह से ये आइलैंड तबाह हो जाएगा पूरी तरीके से। भाई लिटरली वो बच्चा रो रहा है भाई, तुम देखो ना भाई कितना प्यारा लग रहा है, उसका फेस देखो भाई कितना ही प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है, और उसको लिटरली इतना कुछ बोला जा रहा है, बेचारे पे क्या बीत रहा होगा। और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है एक बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है और बोल रहा है कि आई एम हंग्री। उसकी माँ उसको पकड़े बोल रही है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास सिर्फ ब्रेड है अभी के टाइम पर। जो ये सीन काफी ज्यादा सही नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो ना यार, किसी माँ के लिए ये सब सीन अच्छा नहीं होता कि भाई वो जब बच्चा कुछ कहता है और दे नहीं पाता तो। और उसके बाद जितने सारे वहाँ पे लोग सब थे वो लिटरली खा नहीं पा रहे, उनसे कुछ मिल नहीं रहा है, उन सबको पता चल चुका है जो प्रिंस बॉर्न हुआ है लोकी, उसके वजह से ये कंट्री डूम हो रहा है। सारा ब्लेम इन्होंने लोकी पे डाल दिया क्योंकि उसके आंखें ऐसा है। उनकी माँ ने भी यही बोल दिया कि भाई ये कर्स है जिसकी वजह से ये कंट्री डूम हो रहा है, उन सबको भी यही लगता है, जिसकी वजह से ये सारे रिवील करना स्टार्ट करते हैं। हजरुद्दीन है और उसकी माँ है ईडा, उसको मारने के लिए चले जाते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है तुम्हारा भाई लोकी जिसकी वजह से ये कंट्री डूम हो रही है तो तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने राजा के बेटे को ही मारना स्टार्ट कर देता है। ये काफी अजीब वाली बात है भाई, क्यों भाई। उसके बाद जो ईडा है वो बोलती है तू क्या बात कर रहा है, वो बंदा बहुत ज्यादा क्यूट है, क्यूटेस्ट है भाई, तू उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, वो बंदा जिएगा और बहुत टाइम तक जिएगा, उसे तू नहीं मार सकता है। उसका जो रेविलियन बंदा है वो लिटरली कहता है तू चुप हो जा, तू यहाँ की नहीं है, तू फॉरेनर बंदी है, तू वो है जिसने अट्रैक्ट किया है हार्लेट को। ईडा कहती है चुप हो जा, लव का कोई बाउंड्री नहीं होता है भाई, मतलब तू इस सिचुएशन में तू ये कह रही है, समझ नहीं आ रहा है भाई, वो तेरे को मारने के लिए बैठा पड़ा है, लव का बाउंड्री नहीं होता है। अबे चल भाई, हर जगह बाउंड्री होता है। उसके बाद जो उसका बेटा हजरत कह रहा है डोंट यू डेयर ले अ हैंड ऑन मॉम। व्हाट
भाई तेरे माँ को उसने गला दबा दिया उसने। तू कह रहा हैंड, भाई उसने पूरी तरीके से उसे गला दबा चुका है वो बंदा। तो बस ये कहता रह रहा है भाई। उसके बाद हमें एक मुक्का देखने मिलता है जो और किसी का नहीं, अपने हार्लेट किंग का है। और वो बंदा आते ही भाई लिटरली उस बंदे को कुचल देता है। लेकिन सही लगा भाई कि हार्लेट ने आते ही भाई उसे कुचल दिया, गंदा वाला कुचला भाई, मजा आ गया। ये देखिए क्या जो उसका बेटा है हजरत, वो रोते हुए बोला डैड। उसके बाद अपना हार्लेट कह रहा है अपने आप को हर्ट मत करो मेरे भाइयों। उसके जितने सारे उसके प्रजा के लोग सब थे वो कह रहे ये मैजिस्ट्री अब तुझे याद आ रही है उसके बारे में, उससे पहले तो उसकी फैमिली को मारने वाला था। उसके बाद हार्लेट कह रहा है जैसे उसे पता चला लोकी का जन्म हो चुका है, और उसी टाइम पे ये न्यूज आ गया कि एल्बाब काफी ज्यादा तबाह हो चुका है। तो हार्लेट ने काफी सारे नेशन से मदद मांगा, जिससे ये अलाइड थे उन सारे नेशन से इन्होंने मदद मांगा। उन सारे नेशन ने फूड और काफी सारे मेडिसिन एड्स सब भेजा है हमारी मदद करने के लिए। उसके बाद जितने सारे एल्बाब के जायंट्स थे उन सबको खाना मिलता है, वो सब खाते हैं अच्छे तरीके से और लिटरली थोड़ा सा वो आराम करते हैं, मतलब दिमाग उनका शांत होता है। लिटरली जब तुम्हारा एरिया पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चा खाना मांग रहा है, तुम दे नहीं पाते हो, तो तुम्हारा दिमाग लिटरली काम नहीं करना बंद कर देता है, तुम कुछ और सोचने लगते हो। जिससे इन सब ने रिवेलियन स्टार्ट कर दिया था, वो भी अपने राजा के ऊपर। तो तुम समझ रहे हो कि भाई कितना ज्यादा मतलब बुरा स्थिति था उनका अभी के टाइम पे। जिसके बाद जब उन्हें खाना मिला, एड्स मिला, तो उन्हें थोड़ा सा राहत मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद सीन सेट होता है जिसमें हमें पता चलता है जो स्त्री है वो मर जाती है, और वो जो मरती है भाई कोई और कारण की वजह से नहीं मरती कि उसे क्लाइमेट की वजह से वो मर जाती है, ऐसा कोई सीन नहीं है। पता किस लिए मरती है? वो हेट्रेड की वजह से मरती है। वो अपने बच्चे से इतना ज्यादा हेट्रेड कर देती है, और वो इतना ज्यादा सोचने लगी थी कि सब कुछ चल रहा था एल्बाब पे वो सिर्फ अपने उसके बच्चे की वजह से ही हुआ है। तो ये सब इतना सोच के ना उसके दिमाग में काफी ज्यादा ये इफेक्ट करा है, उसके बॉडी दिमाग मेंटल स्थिति को पूरा खराब कर दिया, जिसकी वजह से उसे सिकनेस हुआ और वो बंदी मर जाती है। ये सब एक कोइंसिडेंस था कि भाई बिग मॉम वहाँ पे आई, उसने तबाही मचाया, उसी टाइम पे बच्चा भी पैदा हुआ था। तो ये चीज एक कोइंसिडेंस था जो लिटरली इस बंदी को समझ में नहीं आया, और सब कुछ इसने लोकी पे डाल दिया और लोकी को बुरा बना दिया, और लिटरली खुद भी मर गई। तुम उसकी माँ हो भाई, तुम्हें तो बिल्कुल भी इस तरीके से बिहेव तो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हार्लेट है वो रोता है, आपको उसकी वाइफ गई है तो भाई रोएगा ही ना अफसोस से। और ऑब्वियस है कि भाई लोकी की माँ मरी है, सारा ब्लेम जाएगा भाई लोकी पे, शायद चाहे कुछ भी हो एल्बाब पे। उसके बाद जो किंग हार्लेट है लोकी की आंख पे पट्टी बांध देता है और बोलता है लोकी माय बॉयज। लिटरली भाई अपने पापा ही होते भाई, जो बात है। कितने भी लोगों ने उसे क्या बोला, कुछ से कुछ बोला कि तू बुरा है, उसकी माँ ने उसको ये कर दिया, पर नहीं डैड के चिल भाई, ये मेरा बेटा है और मैं इसको चल ठीक है। सबके सब इसकी आंख के बारे में बोल रहे थे तो मैं इसका आंख को बांध देता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ ही रहेगा। उसके बाद हार्लेट अपने गार्ड वार्ड से बात करता है, जिसमें गार्ड उसके बोलते हैं लोकी जब पैदा हुआ था तब से उसकी आंख में प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकता है, मतलब देख सकता है पर वो क्लियर नहीं देख सकता है। उसके बाद हार्लेट कहता है पुअर लिटिल थिंग्स। उसके बाद सीन देखने मिलता है जिसमें हार्लेट लोकी को अपने हाथ में ले रखा है और बोलता है वाओ मेरे लिए एक स्माइल भी नहीं, पर मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता, तुमने अभी जस्ट अपनी माँ को खोया है तो तुम क्यों स्माइल करोगे। उसका जो ऑथर है वो कहता है कि बस कुछ ही मंथ का ही बच्चा है ये, लोकी ने गिव अप कर दिया प्यार वाली चीजें पे। तुम्हें पता है ना भाई लोकी के साथ क्या हुआ है, कोई इसे पसंद नहीं करता, सब दूसरे को प्यार करते हैं, इसकी माँ ने इसको प्यार नहीं किया तो भाई बेचारा क्या ही कर सकता है। तो जितने सारे प्यार वाली चीजें उस पर गिव अप भी कर देता है, और जब वो बड़ा होता है लोला पे वो ट्राई करता है तो लोला भी उसको रिजेक्ट कर देती है। इसका तो लाइफ थोड़ा झंडी है भाई, जो बात बोलूँ मैं। इसका जो हमें देखना है किंग हार्लेट है वो डिप्लोमेसी वाली बातें कर रहा है, वर्ल्ड के बारे में बात करें कैसे वो बिल्ड करना चाहिए और कैसे अपने एल्बाब को बेटर बनाना चाहिए। जिसमें हमें देखने मिला जो एल्बाब है वो विंटर में काफी अच्छे तरीके से चल गया, मतलब उसके बाद हमें देखने मिल रहा है लोकी को सही तरीके से रखने का या गाइड करने का जिसको जिम्मेदारी दिया गया है वो है एस्टेरिया के भाई को दिया गया है। और वो बंदा लिटरली डरा पड़ा है इससे लोकी से, वो कह रहा है स्कैरी वो बच्चा है पर उसका जो हाइट है बहुत बड़ा है, वो बंदा उसे डरा पड़ा है, वो उसको देखभाल कर रहा है लोकी की। उसके बाद जो सेन शिफ्ट होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है ईडा और हजरुद्दीन का कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। वो अंडर वर्ल्ड है ना फिशमैन आइलैंड, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिसपे वो बंदी बोलते लोग कहते हैं क्योंकि जो वहाँ का रूट है वो बंद है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता ऐसे ही, जिसकी वजह से लोगों ने एजम से बना लिया कि वो काफी डेंजरस प्लेस है। उसके बाद ईडा कहती है तो मैं फिगर कर रहा हूँ ना इसलिए तुम मेरे से ये पूछ रहे हो ना, और उसका इन दोनों का कन्वर्सेशन चलता है, बच्चे और माँ के जो छोटा मोटा होता है कि हाँ तो मैं वहाँ पे सेफ रहूंगी वगैरह ऐसा टाइप चल रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है 56 ईयर पहले का, जिसमें हमें एल्बाब में देखने को मिल रहा है जोरेल और हार्लेट का कन्वर्सेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें जोरेल पूछता है हार्लेट से तुम वहाँ पे थे ना उस पुराने इंसिडेंट्स के टाइम रेवरी पे हार्लेट, जिसपे हार्लेट कहता है हाँ मैं वहाँ था, मैंने एक किंग से रिक्वेस्ट किया था जो मेरे क्लोज था और मैं सोल्जर के कपड़े पहन के छुप कर अंदर गया था, पर आखिर में मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया। अगर उस टाइम पे असैसिनेशन का केओस नहीं उठता तो मैं उस टाइम पे पकड़ा जाता। और के बाद जारुल बोलता है तुम बार बार बचे पकड़े जाने से तो तुम्हें समझ में आया तुम कितना लकी हो और तुम कितने ज्यादा रेकलेस हो, ये तुम्हें पता है ना। उसके बाद बंदा कहता है कभी तुम गालीला नाम सुना है, जिसमें हार्लेट कहता है ये वही लोग तो नहीं है जो शिप राइटर है जो काफी सारे बड़े बड़े शिप को बनाते हैं, हैमर बिल्डर वॉरियर जिनको बोला जाता है, तुमने
इसका नाम वाटर 7 में भी सुना होगा, जो शिप बनाते हैं और उनका बड़ा सा ग्रुप होता है। इनकी बात ये भी टाइम पे कर रहे हैं, जिसपे जॉरेल बोलता है नहीं वो रियल है, वो बिल्कुल रियल है। गैलेरा के वॉरियर ने एल्बाफ को छोड़कर पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का सोचा और वो सारे निकल गए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। और वो जहाँ पे पहुंचे वहाँ पर उन्होंने एक लेटर छोड़ा था, जिस लेटर में लिखा हुआ था हम सब कैप्चर हो चुके हैं। सोचो ओवर 100 वॉरियर, कुछ तो एंशिएंट वंस के डिसेंडेंट भी थे, वो सब के सब कैप्चर हो चुके हैं। ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ पर जो सबके सब कैप्चर हो गए? कुछ तो गड़बड़ है ना, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता इतने पावरफुल जायंट्स को कोई आसानी से हरा सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है कि भाई उसे सबको कैसे पकड़ लिया गया है। तो इसमें कुछ डाउट है, जिसकी वजह से जारला हार्लेट से पूछ रहा है इसके बारे में कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है। जिसके बाद हार्लेट कहता है तुम्हें नहीं लगता कि इन सब में गवर्नमेंट का हाथ है? जिसके बाद जारल कहता है देयर इज नो डाउट अ ग्रेट एनिमी एग्जिस्ट इन द पास्ट, पर वो एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो हम उसको पानी में बहा सकते हैं, कोई इतना कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने ही करा होगा। उसके बाद जारल कहता है ये जो तुम्हारा गुड फेथ है वो उन लोगों तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारी गलती है। उसके बाद वो हार्लेट कहता है एनिमीज इन द पास्ट। उसके बाद जारल कहता है हाँ मैंने भी सुना है ये अफवाह जिसमें एक पूरी जायंट आर्मी को फ्रीज कर दिया है किसी जगह पर। उसके बाद हार्लेट कहता है हम वही लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद हार्लेट कहता है ऑफ कोर्स ये बोझ तो हमने बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हमें देखने मिल रहा है जो एस्टर की भाई है वो कह रहा है लोकी को मास्टर लोकी पो ने मेरी बहन को मौत का शराब दे दिया था। मतलब भाई क्या यार, छोटा सा बच्चा है वो तो बोल भी नहीं पा रहा है, वो क्या ही शराब देगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 48 ईयर एगो, जिसमें हमें देखने को मिलता है जो एल्बाफ है, एल्बाफ को काफी ज्यादा अच्छा खासा बना दिया है हार्लेट ने, और जो 8 रूट उसने खोल दिए है जितने भी सारे वर्ल्ड के कंट्री है वो आ सके और एल्बाफ के लोग बाहर जा सके। जिसके बाद हार्लेट कहता है मैंने ये सब कर दिया है। इट कह रहा है हार्लेट अपने प्रजा को सबको अच्छा खासा बता रहा है और उसके जितना है उसके प्रजा के लोग सब थे एकदम खुश हो रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं किंग हार्लेट को, काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं ये सारे अचीवमेंट और डिसीजन को लेके। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है लोकी एक स्माइली फेस के साथ, मतलब शरारती फेस के साथ बोलता है हजरतदिन का यू जस्ट अ बास्टर्ड। उसके बाद वो अनलीज करता है बीस्ट को अपने पावर से और काफी सारे वुल्फ को अनलीज करता है और अटैक करवा देता है एल्बाफ पे। अब बोलता है लेट्स टीयर इट्स ऑल डाउन बॉयज, दिस इज एल्फ। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकते हैं, तो सारे वीक है उसे कोई जरूरत नहीं जिंदा होने का, दे विल डाई। वो सारे अटैक कर रहे हैं एल्बाफ पे और लोगों को मार रहे हैं। जिसमें हजरतदिन कहता है हे लोकी डज नॉट मैटर कि तुम बड़े हो साइज में या तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई मैटर नहीं करता है और कोई वीक है कोई मैटर नहीं करता, सबको इक्वली रहना चाहिए, सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सबको जीने का हक है चाहे वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। जिस पे भाई लोकी आता है हजरतदिन को मारता है और लिटरली उसे फेंक देता है, एक मुक्के में उसे बहुत दूर फेंक देता है और वो कहता है आई एम इम्पोर्टेंट एंड आई एम प्रिंस, कभी भी तुम मेरे से इस तरीके से बात मत करना। और जितने सारे लोग होते हैं मतलब बच्चे होते हैं वहाँ पर वो सबके सब हजरतदिन के पास जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, किस साइड प्यार दिखाते हैं और मतलब सिंपैथी दिखाते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं लोकी पर, कहते हैं भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वगैरह वगैरह कहने लायक स्टार्ट कर देते हैं लोकी को। उसके बाद लोकी कहता है यू आर डिस्गस्टिंग व्हाट अ जोक हजरतदिन, तुम सिर्फ एक कमजोर बंदे हो जो कुछ कर नहीं सकते हो, तुम एक फिल्थी ब्लड के बेटे हो। उसके बाद जितने सारे उसे गार्ड वाड़ते वो आते हैं लोकी के पास, कहते हैं भाई यंग मास्टर काम डाउन, और ये भी प्रिंस है ये भी प्रिंस है। जिसपे लोकी कहता है गुस्सा हो कहता है डोंट कॉल हिम प्रिंस, ठीक है ये प्रिंस नहीं है ये फिल्थी रैट है। उसके बाद लोकी गार्ड को मार देता है, मतलब पोपड़ते से मार नहीं देता है, मतलब जैसा होता है पीटने टाइप का वैसा पीटता है। उसके बाद ऑर्थर कहता है इवन आफ्टर हर्टिंग अदर्स इवन आफ्टर ब्रेकिंग एवरीथिंग अराउंड हिम द वाइड इन लोकी हर्ट वाज नेवर फील्डेड, मतलब भाई लेटे उसने सब कुछ दबा कर दिया, दूसरे को पीट भी दिया पर फिर भी उसकी जो आंखें हैं खुशी वो उसको नहीं मिला जो उसको चाहिए था। वो बंदा अपनी आंख से पट्टी निकाल के नीचे लेट के रो रहा है और बोल रहा है आई एम नॉट गोना डाई। इससे समझ में आ रहा है कि वो बंदा किसी को हर्ट करना नहीं चाहता है, बचपन में उसे किसी ने प्यार नहीं किया था तो उसके अंदर में ना एक गुस्सा एंगर सब कुछ भरा पड़ा है। तो फिर भी वो लिटरली तुम देखो तो अभी के टाइम पे भी ना जब वो बड़ा हो चुका था वो फिर भी एल्बाफ को बचाने के लिए वो लिटरली तैयार था। तो समझ रहे हो वो बंदा तैयार है पर वो कहते नहीं उसके अंदर थोड़ा सा भरा पड़ा है कि भाई लिटरली कोई मुझे प्यार नहीं करता तो मैं दूसरे को कैसे होने दूंगा, मतलब समझ रहे हो सब लोग इसे प्यार करेंगे तो ये बंदा भी अच्छा ही होगा। उसके बाद इस वाले चैप्टर का सबसे मेन सीन देखने को मिल रहा है वो है अपना ब्लैक बियर्ड का बाप डॉग डी जिबेक। डॉग डी जिबेक का जो 2 विंग है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो और कोई नहीं अपना एक वाइट बियर है और सेकी है। भाई लिटरली भाई ये दोनों इसके विंग है भाई,
तभी तो ये बंदा स्ट्रॉन्ग था भाई। सुशी भी वहाँ पे प्रेजेंट है और ये सबके सब आते हैं लेकिन लोकी के पास। और रॉक डी जिबेक कहता है हे किड, मैं तेरे से सिर्फ 2 सवाल पूछेगा और दोनों का तू यस में देगा। उसके बाद हमें पता चलता है ये वही बंदा है जो 8 साल पहले जो रेवरी हुआ था इस टाइम से, जिसने एडमिरल को मारा था। वो बंदा और कोई नहीं, इस बंदे ने मारा था जिसकी वजह से केओस हुआ था, असैसिनेशन, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी वजह से जो किंग हार्लेट है वहां से छिपके निकल गया। यही इसी बंदे ने एडमिरल को मारा था भाई। मानता हूँ कि सिटीजन ब्लैकबीयर्ड से मैच करता है। ब्लैकबीयर्ड हमेशा गोफी कैरेक्टर जैसे ही लगता था, इसकी वजह से तुम्हें ये कैरेक्टर गोफी लग रहा होगा, पर नहीं भाई, ये लिटरली बैड एस कैरेक्टर है। ये आगे जाके और भी खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है वो भी खतरनाक ही है, पर क्या है ना, इसका फेस थोड़ा सा ब्लैकबीयर्ड से मैच करता है, तो तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव बन चुका है ब्लैकबीयर्ड का कि ब्लैकबीयर्ड इस तरीके से दिखता है। इसकी वजह से ना हम लोगों ने इस कैरेक्टर को भी नॉर्मल समझ रहे कि उतना खतरनाक नहीं है, जबकि इसका लुक काफी मस्त है और ये लग भी रहा है एक विलन जैसा। मतलब ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो है ही, सबको पता ही है, पर डिजाइन वाइज भी काफी मस्त है। जिसमें ये बंदा पूछता है लॉकी से क्या ये एल्बाफ है ना, और क्या हार्लेट यहाँ पर है या नहीं। और इसके साथ ही ये चैप्टर होता है खत्म। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मस्त था। मतलब इसमें हमें लोकी का सीन देखने को मिला, मतलब मजाक से लोकी का मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई कि लोकी का बचपन हमें देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि भाई मैं लोकी को रोते हुए देखना पसंद कर रहा हूँ, नहीं, लोकी का बचपन काफ़ी ज़्यादा मस्त है भाई। उसका एक छोटा जब बच्चा था तो कितना क्यूट देखने को मिल रहा था, बड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या ही देखने को मिल रहा है। हमें कहाँ लगता है इसी के बाद ना रॉक डी जिबेक का ये फैन बन जाएगा। और मुझे लगता है कि भाई रॉक डी जिबेक और जो हार्लेट है वो दोनों दोस्त हैं, क्योंकि भाई देखो रॉक डी जिबेक यहाँ पे आया है, जो लोकी था वो रॉक डी जिबेक का फैन बन जाता है, तो कनेक्शन दोनों के बीच में होगा, तभी तो रॉक डी जिबेक मिलने के लिए हमेशा आता होगा हार्लेट से। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बहुत बार किंग हार्लेट से मिलने के लिए आया होगा, और इसी की वजह से जो कनेक्शन है रॉक डी जिबेक और जो लोकी का, इन दोनों का कनेक्शन बन चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इस वाले चैप्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिले। इससे हमें पता चला कि एल्बाफ पे कितना तबाही मच चुका था बिग मॉम की वजह से। अब बिग मॉम लिटरली प्राइम से पहले भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके बारे में तो भाई बात करनी, उसको तो मारना भी बहुत हार्ड हो रहा था जब लिटरली जब वानो वार्डिक में उसे हराया जा रहा था। अगर उसको किड एंड लॉ ने चीटिंग करके नहीं हराया होता ना भाई, तो पक्का वो कितनी तरह मारती भाई सबको, मतलब बुरा हाल कर देती लॉ और किड का, लिटरली गंदा मारती भाई इन दोनों को। वो तो चलो ठीक है, इन दोनों ने एक दिमाग लगाया, चीट करा और धोखा देके उसे मार दिया, पर फिर भी भाई बिग मॉम है भाई बहुत खतरनाक। मैं चाहता हूँ एक मूवी तो जरूर बने गॉड वैली का। मतलब तुम देख रहे हो रॉक डी जिबेक कैसा दिख रहा है, क्या कूल दिख रहा है भाई। उसके साथ उसके मेंबर वाइट बियर्ड, सुशी, सेकी, बिग मॉम, काइडो, भाई मैं क्या कैरेक्टर है। उसके बाद गॉड वैली में हमें गाब देखने को मिलेगा, प्राइम वाला, रोजर, सिल्वर रैली, मतलब क्या यार गवान, मतलब ऐसे मस्त कैरेक्टर भाई। मैं चाहूंगा भाई इसका एडेप्शन बने, मूवी एक बने भाई, बनना चाहिए भाई। ऐसे 20 कैरेक्टर सब है ना प्राइम वाले ओल्ड जनरेशन के, चुम्मेश्वरी है भाई, खतरनाक है भाई, किल कर देते हैं ये सब भाई। तुमने एक चीज देखा भाई, रॉक डी जिबेक का जो फेस है और ब्लैकबीयर्ड का फेस है वो मैच करता है, पर फिर भी व्हाइट बियर्ड ने ब्लैकबीयर्ड को अलग नहीं किया अपने से या दूर नहीं किया। उसने इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि देखो व्हाइट बियर्ड एक अच्छा खासा इंसान है, तुम्हें पता है, वो हमेशा एक पॉप जैसे अपनी पर्सनैलिटी बना के रखता है, मतलब एक फादर फिगर बना के रखता है वो। और वो बंदा हम जब भी वो प्राइम में था या वो प्राइम से पहले भी था, तब से वो हमेशा चाहता है कि फैमिली बने हैं, ठीक है। तो उसमें कभी ये नहीं था कि भाई वो पैसा रुतबा ये सब ढूंढने को सीखता था, वो बस अब फैमिली देखना चाहता था। तो मुझे लगता है ब्लैकबीयर्ड में उसने वही देखा था, और ब्लैकबीयर्ड का जो फेस है उसके बाप से मैच करता था, और ये बात व्हाइट बियर्ड को ही पता था कि ये बंदा कौन है, और इसकी वजह से और इसने अपने मतलब सिप पे इसको दे दिया जगह। तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, लिटरली बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो कर दो यार प्लीज़ यार। और इसके साथ ही हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप हाइप।